देखो इसमें और एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कांस्टेंट हेड में और वेरिएबल हेड में। ठीक है, क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले क्या डिफरेंस पता चला तुम्हें? ये कोर्स ग्रेन के लिए सुटेबल है, ये फाइन ग्रेन के लिए सुटेबल है। ठीक है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें क्या होता है, हेड कांस्टेंट रहता है। एक सिंगल एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म करते हैं उसमें हेड की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेड की वैल्यू चेंज होती है। इसमें हेड चेंज होता रहता है, मतलब दो हेड के करस्पॉन्डिंग, जब भी तो H1/S2 आया, दो हेड के करस्पॉन्डिंग इसमें वैल्यू लेनी पड़ती है। ठीक है, और बाकी इनके जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो बाकी एज सच इनमें कोई डिफरेंस नहीं है दोनों। बस ये कोर्स के लिए सुटेबल है, ये फाइन के लिए। कोर्स के लिए क्यों सुटेबल है, ये फाइन के लिए क्यों नहीं है? क्योंकि ये टाइम टेकन है, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। ठीक है, किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये याद रखना। K इज इक्वल टू सी गामा डब्ल्यू बाई म्यू ई क्यूब ओवर 1+E/d²। मतलब जो भी कोई किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी वगैरह कर रहा हो तो इसको स्टार मार्क करके अपने नोट्स में उतार लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परम्यूबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एज सच तुम्हारे इसमें केवल फैक्टर्स अफेक्टिंग में यूज आएगा। यदि तुम्हारे थ्योरी का कोई क्वेश्चन आता है इस यूनिट से तो इसी से बनता है मैक्सिमम। ठीक है, या तो कांस्टेंट हेड या वेरिएबल हेड या इससे। ठीक है, इसको बोलते हैं हेजन पॉइजले। ठीक है, हेजन पॉइजले ने ये इक्वेशन दी थी, के इक्वल टू सी गामा डब्ल्यू बाई म्यू ई क्यूब ओवर 1+E/d²। सबसे पहले देखते हैं कि इसका पार्टिकल साइज के साथ कैसे वेरिएशन होता है। ठीक है, देखो एक चीज और याद रखना, जब भी इसे पढ़ो तो जब भी जिसके रेस्पेक्ट में देखो ना, केवल उसी को वेरी करना। जैसे इसने बोला पार्टिकल साइज, तो अब केवल तुम्हें पार्टिकल साइज को ही वेरी करना है, और कीपिंग अदर पैरामीटर टू बी कांस्टेंट। मतलब कि सारे जितने भी और पैरामीटर है ना, उन्हें कांस्टेंट रखना, उनमें चेंज मत करना। यदि सबको ही चेंज करोगे तो ऑब्वियस है तुम्हें ये फॉर्मूला कभी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो एक वेरिएबल को केवल चेंज करना है और उसी के रेस्पेक्ट में औरों में डिफरेंस देखना है कि क्या चेंज आ रहा है। तो अब फॉर्मूला को देख के ये बताओ, यदि हम पार्टिकल साइज में चेंज करेंगे तो क्या असर पड़ेगा? कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? देखो, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। पार्टिकल साइज इज रिप्रेजेंटेड बाय d एयर, मतलब स्क्वायर ऑफ साइज है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, ठीक है, साइज इंक्रीज होगा, वैसे वैसे परमेबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम एक अंदाजा लगा सकते हैं क्या, कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए परमेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, इसमें कोई किसी को डाउट? नेक्स्ट है, हाँ आदित्य बोलो क्या डाउट है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मास। ठीक है, अब जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक तो फ्लोक्यूलेटेड और एक डिस्पर्स। ठीक है, ये दोनों टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं। ये मिलते कैसे हैं? सॉइल ग्रेन के पार्टिकल उनके अंदर कैसे अरेंज है उसके बेस पे ये स्ट्रक्चर डिफाइन होते हैं। ठीक है, और उन्हीं के बेस पे इनकी उनसे परमिएबिलिटी डिफाइन होती है। ये एक तरीके से कैसी सॉइल है? डिस्पर्स स्ट्रेटिफाइड सॉइल है। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल कौन सी होती है? जो कि
लेयर्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जब सॉइल पार्टिकल्स लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे तो उसके बीच से जो वाटर है वो इजीली परमेबल होगा। ये मैंने पहले ही बताया था। इसमें हमें एक तरीके से क्या मिल गया, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स मिल गए, ठीक है। जब इंटरकनेक्टेड वॉइड्स मिल गए तो परमेबिलिटी इससे ज्यादा होगी, तो परमेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है शेप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। शेप ऑफ पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैंने पहले बताया था कि सबसे ज्यादा वॉइड्स किस टाइप की शेप में होते हैं, मैक्सिमम वॉइड्स किस टाइप की शेप में होते हैं। स्फेरिकल जो होता है ना उसमें मैक्सिमम वॉइड्स होते हैं। जब भी पार्टिकल की जो शेप है वो स्फेरिकल होगी तो उसमें मैक्सिमम, हाँ सही है सूरज, तो उसमें मैक्सिमम वॉइड्स होंगे, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वॉइड्स उतने ज्यादा परमेबिलिटी, तो परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज करेगी, वॉइड्स के साथ, ठीक है। नेक्स्ट आता है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो का टर्म क्या है, ई क्यूब ओवर वन प्लस ई, ठीक है। एक मिनट को मतलब वन प्लस ई को नेग्लेक्ट कर दें तो ऑलमोस्ट के जो है ई, वन को नेग्लेक्ट कर दें तो ई स्क्वायर ऑलमोस्ट, मतलब रफली आइडिया लगा लेते हैं कि ई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो वॉइड्स जितने ज्यादा उतनी ज्यादा परमेबिलिटी। अब देखो इसमें एक कंफ्यूजन है, देखो कोई कहेगा कि सर आपने बताया था कि फाइन ग्रेन्स में वॉइड्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। फाइन ग्रेन्स में वर्ड्स ज्यादा होते हैं, पढ़ा हमने, ये अभी भी पढ़ा, थोड़ी देर पहले भी बताया मैंने। लेकिन बेटा मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया था कि कीपिंग अदर क्वांटिटी टू बी कांस्टेंट। अब तुम एक जगह तो फाइन ग्रेन ले रहे हो, एक जगह कोर्स ग्रेन ले रहे हो, तो तुम क्या चेंज कर दे रहे हो, उसका डी मतलब साइज ऑफ पार्टिकल चेंज कर दे रहे हो। यदि तुम्हें मैं दो सॉइल दूं, दोनों ही फाइन ग्रेन्ड है, लेकिन मैं बोलूं एक फाइन ग्रेन्ड में वॉइड्स ज्यादा है, दोनों में ही सेम साइज है, एक में वॉइड्स ज्यादा है एक में वॉइड्स कम है, तो बताओ परमिएबिलिटी किस में ज्यादा होगी। तो परमिएबिलिटी किस में ज्यादा होगी, जिसमें वॉइड्स ज्यादा होंगे। आई ये चीज समझ में या नहीं आई, ये बताओ पहले। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द पोर फ्लूइड, ठीक है। अब एक चीज देखने वाली है कि ये जो मैंने के की वो बताई, इसमें गामा डब्ल्यू बाई म्यू दो टर्म आ रही हैं, ठीक है। म्यू क्या होती है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पता है किसी को क्या होता है। हाँ, विस्कोसिटी इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन बिटवीन फ्लूइड्स वो भी सही है। फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन होता है उसको फ्लूइड्स, बल्कि लिक्विड भी नहीं कहेंगे, फ्लूइड्स करेंगे। फ्लूइड्स में जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। और गामा डब्ल्यू क्या है, यूनिट वेट ऑफ वाटर, मतलब कि यदि मैं ये सॉइल सैंपल लूं तो जो इसमें परमेबिलिटी है ना वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड है, किस पे, एक तो सॉइल की प्रॉपर्टीज पे। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, वॉइड रेशियो, उसका साइज, उसकी शेप, और एक उस सॉइल से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, उस सॉइल से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड है, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। आई ये चीज समझ में या नहीं आई। एक तो उस जिस सॉइल को हम स्टडी कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा है, और उससे जो फ्लूइड फ्लूइड यहाँ क्या फ्लो कर रहा है, फ्लूइड यहाँ क्या फ्लो कर रहा है, लिक्विड, लिक्विड में भी क्या है, वाटर। तो मुझे एक चीज बताओ, मान के चलो वाटर है, टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ, with increase in temperature what you can say about viscosity, viscosity will increase or decrease। अच्छा, वाटर में इंक्रीज होगी, वाटर में विस्कोसिटी इंक्रीज होगी।
अच्छा, मैंने कह दी, मैंने थोड़ा तेज बोल दिया तो नहीं होगी है। लिक्विड में डिक्रीज करती है। क्यों करती है, किसी को पता है रीजन? हम्म। और विस्कोसिटी डिक्रीज करेगी तो परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के डब्ल्यू बाई म्यू। म्यू डिक्रीजेस तो परमिएबिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज। ठीक है, आया ये समझ में या नहीं? ये प्रॉपर्टीज हो गया। इसके बाद आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। परमिएबिलिटी इज ग्रेटली रिड्यूस इफ एयर इज एंट्रैप्ड इन द वॉइड। तो ये तो जनरल सी चीज है, यदि उसके अंदर एयर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे तो परमेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्यों ऐसा होता है, क्यों है? क्योंकि ऐसा होता है, जैसे ये सॉइल सैंपल है तो इसके अंदर यदि एयर पार्टिकल्स होते हैं ना, तो एयर क्या करती है, वो वॉइड्स के पैकेट बना लेती है। वॉइड्स के पैकेट। ठीक है, तो ये जो वॉइड्स के पैकेट होते हैं ना, ये फ्लो नहीं करने देते मतलब लिक्विड को। ये स्पेस एयर का ही हो जाएगा, वो स्पेस खाली रहेगा। ठीक है, तो कहीं भी तुम पढ़ोगे ना, जब भी तुम जैसे कांस्टेंट हेड और वेरिएबल हेड टेस्ट करते हो तो तुम वहां करते हो डी आईरेटेड वाटर। आईरेटेड, डी आईरेटेड मतलब जो उसके अंदर वाटर के अंदर एयर प्रेजेंट है उसको भी रिमूव करना होता है हमें। तो ये जो एयर पॉकेट्स होते हैं ये मतलब डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को। ठीक है, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन मतलब जितनी ज्यादा होगी, वैसे तो हम सॉइल के केस में जब भी परमेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 रहते हैं, मतलब फुल्ली सैचुरेटेड लेते हैं। वैसे जैसे जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगी, मतलब कि पूरे जो वॉइड्स है वो वाटर से फिल है, तो वाटर से फिल होंगे तो सीधी सी बात है कि उसे क्या लेंगे? जैसे जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ेगी वैसे वैसे वो बेटा इसमें वैक्यूम क्रिएट करते हैं, वैक्यूम। ठीक है, नेक्स्ट आता है एड्सॉर्ब वाटर। ठीक है, एड्सॉर्ब वाटर, क्या एड्सॉर्ब वाटर भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ये कोई भी सॉइल है, मतलब इसके ऊपर पानी चिपक गया है एक तरीके से, एड्सॉर्ब मतलब एडहेजन की वजह से वाटर सरफेस पे रुक जाता है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से मान के चलो ये दूसरा है, यहाँ भी वाटर है, यहाँ से पानी आ रहा है, तो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा टू द फ्लो। तो ये भी हमारे लिए सही नहीं है। मिसलेनियस कॉजेज में एक होता है फॉरेन, मतलब या फिर इम्प्योरिटीज जो होती हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज यदि प्रेजेंट है उसमें तो ये भी हिंड्रेंस क्रिएट करती है टू द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये भी इनडायरेक्टली रिलेशन होगा इनसे। ठीक है, इम्प्योरिटीज से। आई ये सब चीजें समझ में या नहीं आई? बताओ, साइज को बढ़ा दूंगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? परमेबिलिटी बढ़ेगी। वॉइड रेशियो को बढ़ा दूंगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ा दी तो परमेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ जाएगी तो परमेबिलिटी कम क्यों होगी? एक लिख देता है, बाकी उसी के पीछे दे देते हो आंसर बस। वॉइड्स क्यों बढ़ रहा है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ रही है तो? वॉइड्स कैसे बढ़ जाएगा? मतलब सॉइल अलग से बना रहे हो क्या? मतलब ऐसी कौन सी सॉइल है बेटा, मुझे भी बताना जिसमें वॉइड्स बढ़ जाएंगे।
बेटा एयर पॉकेट्स फॉर्म नहीं होते, एयर पॉकेट्स को रिमूव करने के लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन बढ़ाते हैं। एयर पॉकेट्स तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। डिग्री ऑफ सैचुरेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा परमेबिलिटी होगी उस सॉइल में। तुक्के तो मत मारा करो। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या थी? हाँ बस, सैचुरेशन की वजह से वाटर इजीली फ्लो करता है, सीधी सी बात है। सैचुरेशन का मतलब है क्या है? वाटर ही तो है भाई, उसमें वाटर प्रेजेंट है तो वाटर का फ्लो इजीली हो रहा है, सीधी सी बात है। जितनी सैचुरेशन कम होगा तो यहाँ क्या होगा? वॉइड्स में एयर, एयर क्या करती है? एयर ऑब्स्ट्रक्ट करती है किसको? फ्लो को। किस लिए? क्योंकि ये एयर के पैकेट्स बना लेती है, ठीक है। ये उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, फ्लो को ब्लॉक करता है। हाँ सही है। एड्ज ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो कम होगी बढ़ेगी? अच्छा, एड्ज ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो परमेबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, एड्ज ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो परमेबिलिटी कम होगी। और मिसलेनियस में यदि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो? हाँ, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो कम होगी। सीधी सीधी एक चीज याद रखो, जो भी वाटर के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा ना, फ्लो ऑफ वाटर को ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा तो परमेबिलिटी डिक्रीज होगी, और फ्री फ्लो अलाउ करेगा तो परमेबिलिटी बढ़ेगी। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? बेटा ये मिसलेनियस, ये इम्प्योरिटीज वगैरह, ये कोई भी फॉरेन इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है, ये इम्प्योरिटीज जो बताई है ये वही है, वो इसको रेस्ट्रिक्ट करेगी फ्लो को। फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करेगी जो भी चीज, तो परमेबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन इन अ कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी टेस्ट हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है? डिस्टेंस बिटवीन पीजोमीटर टेपिंग कितना है? 100 mm। डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन पीजोमीटर 50 mm। diameter of test sample 100 mm। quantity of water collected in the graduated jar 360 ml। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 250 सेकेंड। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी निकालनी है। अब जिनको ये टेस्ट समझ में आ गया होगा वो तो समझ गए कैसे निकालना है, जिनको टेस्ट नहीं समझ में आया होगा उनसे ये होगा भी नहीं, ठीक है। अब जो मैंने फॉर्मूला तुम्हें मतलब दिया था कि इससे कैलकुलेट करना, उस फॉर्मूले में वैल्यूज रखो और इसे कैलकुलेट करो। देखो मैंने क्या फॉर्मूला दिया था तुम्हें के का? वी एल अपॉन टी ए एच, यही फॉर्मूला दिया था। हेड लॉस एच एल, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है? 360 ml। 360 ml। लेंथ ऑफ फ्लो कितनी दे रखी है? 100 mm। 100 mm ही है ना? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन पीजोमीटर है, ठीक है। और हेड लॉस कितना दे रखा है? 50। टाइम टेकन कितना दे रखा है? 250 सेकेंड। और डाया ऑफ टेस्ट सैंपल कितनी दे रखी है? 100 mm। तो π/4 इंटू, इसको क्या करो, mm को सेंटीमीटर में चेंज कर लो।
ठीक है, तो ये जो पूरी यूनिट निकल के आएगी, ये निकल के आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसको कैलकुलेट कर लेना और इसका आंसर बताना क्या आ रहा है। ठीक है, ये जो यूनिट आएगी पूरी वो किस में निकल के आएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड में। इसमें किसी को कोई डाउट, इसको कर लोगे या नहीं? बेटा जो मैं करा रहा हूँ ना, पहले यहीं करते रहो साथ के साथ। तुम में से कोई ट्राई ना करता कुछ भी। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें बेटा रिपीट क्या करूँ? न्यूमेरिकल तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैल्यूज रखी हैं मैंने बस। वैल्यूज रखने के लिए के बाद एक कोई भी तुम में से कोई भी ये बता दो ये दोनों एमएम में थी। मैंने ये तो एमएम से चेंज करवाई नहीं, पर मैंने डाया को एमएम से सेंटीमीटर में चेंज करवा दिया। ठीक है, एक और चीज याद रखना, ये 360 ml है ना, इसको 360 सीसी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो याद रखना 1 ml जो है वो इक्वल टू 1 cc होता है। जिनको भी ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया हो ये बता देना कि मैंने इनको एमएम से सेंटीमीटर में क्यों नहीं चेंज करवाया, दोनों ही सही है। एमएम में रहने दोगे तो भी सही है, सेंटीमीटर में चेंज कर लोगे तो भी सही है। हाँ सही है आदित्य, बिल्कुल सही है। बेशक इनको 10 बाई, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा वो 10/50 कर लेना, 5 कर लेना, कहीं बाद में मेरे पास आओगे सर ये ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, और जिसको यूनिट कन्वर्जन अच्छे से आता है उसको इस चीज में कभी डाउट नहीं होगा कि सर ऐसा क्यों लिख रहे हैं। और कोई भी है, पहले इसको देखो। A falling head permeability test was performed on a sample of clean uniform sand. ठीक है, 1 minute was required for the initial head of 100 centimeter to fall to 50 centimeter in the stand pipe of the cross section area 1.50 centimeter square if the sample was 4 centimeter dia and 30 centimeter long कोफिशिएंट। ठीक है, सबसे पहले फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट है। पहले इनकी वैल्यू स्मॉल ए क्या था, एरिया ऑफ स्टैंड पाइप जो दे रखा है 1.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें? फिर उसके बाद लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल दे रखी है 30 सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल ए निकालना पड़ेगा, डाया दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो 4 पाई/4 इंटू 4 स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद और क्या है, और चाहिए टाइम। टाइम दे रखा है कितना, 1 मिनट। 1 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है, और क्या है, H1 और H2। H1 दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और H2 दे रखा है 50 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है इसमें? बहुत इजी न्यूमेरिकल है, केवल एक तुम्हें वेरिएबल हेड का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बाकी और एक तुम्हें Q इक्वल टू के आई है। ये दो फॉर्मूले पूरी यूनिट में, बस इन्हीं दोनों फॉर्मूले से पूरी यूनिट खत्म है, और इसमें कोई फॉर्मूला ही यूज नहीं होगा पूरी यूनिट में। आंसर डिफरेंट है तो या तो इन्होंने गलत किया होगा, डिफरेंट आ रहा है तो आंसर। कितना अंतर आ रहा है?
मैंने क्या बताया तुम्हें, 360 इंटू लेंथ 100, 10 ले लेते हैं जिनको नहीं समझ में आए। ये 5, ठीक है, इंटू एरिया पाई/4 इंटू 10² इंटू हेड लॉस। हेड लॉस कितना दे रखा है, 5। हेड लॉस तो 5 लिख लिया, टाइम लिखना है, टाइम कितना दे रखा है, 250 सेकेंड। 1 मिनट रुको, मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ कितना। 360 इंटू 10 इंटू 4, 5 बाई 100 ऑन 250। हाँ, आंसर अलग आ रहा है, सही है। 3.67 आ रहा है क्या? ये आ रहा है क्या ऋषभ आंसर? ठीक है। तुम लोग करो, कोई भी डाउट आए तो पूछना।